हेलो एस्पिरेंट्स। आज सैटरडे है और आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पिछले हफ्ते के अंतर्गत आए थे या कोई इंपॉर्टेंट डेटाज आए होंगे, ताकि हम उसे अपने आंसर्स या फिर ऐसे के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकें, ताकि ऐसे और आंसर्स हमारे काफ़ी एनरिच हो सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग में हम डेटास लिखेंगे वो GS1 से संबंधित होंगे डेटास। आप ऐसा नहीं है कि इसे GS1 में यूज़ करें, कहीं दूसरी जगह पे भी दूसरे आंसर्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं या ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये मुझे GS1 के लिए लगे तो मैंने इसलिए GS1 के लिए इन्हें सेग्रीगेट किया। तो देखिए, जो सबसे पहला डेटा है वो मीडियन एज से संबंधित है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्योंकि सोसाइटी एक चैप्टर है, तो सोसाइटी एक आपका सब टॉपिक है GS1 के अंतर्गत, तो उसमें कई बार डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये डेटा कोट कर सकते हैं कि जो इंडिया की मीडियन एज होने वाली है 2022-2023 के अंतर्गत, वो 28 होगी। तो आप बता सकते हैं कि भारत काफ़ी युवा देश है चाइना और यूरोप के कंपैरिजन में, जिनकी मीडियन एज अराउंड 37 और 45 है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मीडियन एज अब बढ़ रही है, लेकिन भारत अभी भी यंग है। और ज़रूरी है कि बेहतरीन कदम उठाए जाए सरकार के द्वारा, ताकि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से लाभ लिया जा सके, या जिसे बोला जाता है जनांकीय लाभ। वो डेटा जब वैसा प्रश्न आएगा तो आप ऐसे डेटा कोट कर सकते हैं। दूसरा डेटा है हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल कैलामिटीज से। ये MHA ने अपनी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने ये एक नया टर्म दिया है, हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल कैलामिटीज़, यानी कि वो आपदाएं या वो डिज़ास्टर्स या वो कैलामिटीज़ जो जनरली पानी या जल के थ्रू होती हैं, जल के द्वारा होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बाढ़ हो गए, फ्लड्स हो गया, या फिर क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने वाली घटनाएं। तो इस तरीके की घटनाएं, जो आपदाएं पिछले 3 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है हमारे देश के अंतर्गत, तो उसके लिए MHA ने अपने रिपोर्ट में एक डेटा प्रस्तुत किया है कि पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 6800 पीपल यानी कि 6800 लोगों की मौत हुई है। तो आप ये डेटा बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से जिस तरीके से हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल कैलामिटीज़ बढ़ रही है, उससे इतनी मृत्यु भारत के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हुई है। तीसरा डेटा है, यदि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, म्यूजियम से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, तो आप बता सकते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इनोवेटिव मेजर लिया है। उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रैम उनके होते हैं उन्हें ही म्यूजियम्स में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ठीक ठाक तरीके से प्रचार प्रसार कर सके। तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके के इनोवेटिव मेजर्स अन्य राज्यों को भी लेने चाहिए। तो ये GS1 से संबंधित डेटाज थे। चलिए अब एथिक्स और एसेस से संबंधित डेटाज को देखते हैं, या कुछ केस स्टडीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला डेटा है BV नागरत्ना जी का। BV नागरत्ना जी वर्तमान समय में जज हैं, और इनका नाम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट जज के लिए नामांकित किया है। तो यदि ये जज बन जाती है सरकार, यदि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो अनुशंसा है उसे मान लेती है और BV नागरत्ना जी को प्लेस कर देती है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी देश में। पिछले 70 वर्ष या जो 75 वर्ष हो गए हैं, अब हाल ही में हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे बनाया, तो उसमें अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाती है तो ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है देश में, और आप इनका उदाहरण दे सकते हैं BV नागरत्ना जी का। दूसरा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक OM नाम्बियार जी हैं। OM नाम्बियार जी कौन है? ये PT उषा जो एथलीट हैं उनके कोच थे, और PT उषा जी को बहुत ही कम उम्र में उनकी प्रतिभा को खोजने के लिए और उन्हें एक बेहतर रूप में ट्रेन करने के लिए OM नाम्बियार जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। PT उषा जी उन्हें अपना पिता समान के रूप में देखती है। तो आप बता सकते हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर कोच का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं आप। दूसरा उदाहरण, क्योंकि अब कोच की बात हो ही रही है, तो हम नीरज चोपड़ा जी के भी कोच या उनके कई कोचेस रहे हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं, ताकि आप उत्तरों में या ऐसे में ऐसे उदाहरण कोट कर सके। केवल नीरज चोपड़ा जी को आप कोट करेंगे ऐसे या एथिक्स में तो ठीक है, लेकिन अब वो बहुत कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कई लोग उनके एग्जाम्पल को लेकर आएंगे। तो आप नीरज चोपड़ा जी का एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन थोड़ा अलग बताइए। तो आप उन्हें कोच के नाम बता सकते हैं, जैसे कि गैरी कैल्वर्ट उनके पहले कोच रहे थे, फिर वर्नर डैनियल्स हुए, अब उए हॉर्न है। तो ये पिछले 3 वर्षों में उन्होंने 3 कोच से ट्रेनिंग ली है। तो आप ये बता सकते हैं कि इन कोचेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है नीरज चोपड़ा जी की प्रतिभा को निखारने में। तो ये एक अन्य उदाहरण हुआ।
दूसरा उदाहरण नीरज चोपड़ा जी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए 2019 के अंतर्गत नीरज चोपड़ा जी को एल्बो इंजरी हो गई थी और उन्हें ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था 2019 में। और वर्ष 2020 में क्या थे, टोक्यो ओलंपिक्स थे उस समय। तो नीरज चोपड़ा जी के कोचेस और उन्हें खुद नीरज चोपड़ा जी को भी ये चीज़ लग रही थी कि वो अब एल्बो इंजरी के ऑपरेशन से जब गुजर रहे हैं तो वो टोक्यो ओलंपिक्स में ठीक ठाक तरीके से भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर क्या आ गया, कोविड-19, और उसके समय क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया। नीरज चोपड़ा जी ने इस पर्टिकुलर इतने बड़े, जो जिसे कहा जाता है कई एथलीट्स के लिए एक ऑब्स्टैकल का समय था या रुकावट आ गई थी उनके करियर में, नीरज चोपड़ा जी ने इस रुकावट का बेहतरीन रूप से इस्तेमाल किया, ना सिर्फ रिकवरी में बल्कि साथ ही साथ अपने खेल को सुधारने में। और उसका नतीजा अब हम 2021 जब ओलंपिक्स हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से गोल्ड मेडल जीता। तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं। और अब ओलंपिक्स की बात क्योंकि चल ही रही है तो हम पियरे डे कुबर्तन जी की बात करते हैं। पियरे डे कुबर्तन जी काफ़ी फेमस व्यक्तित्व हैं। इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत की थी एथेंस में। तो इन्हें ओलंपिक्स का जन्मदाता, आधुनिक ओलंपिक्स का जन्मदाता के रूप में भी देखा जाता है। देखिए पियरे डे कुबर्तन जी ने जब ओलंपिक्स की शुरुआत की थी तो उनकी राय ये थी कि ओलंपिक्स, मुझे माफ़ कीजिएगा यदि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जब पियरे डे कुबर्तन जी ने ओलंपिक्स की शुरुआत की थी तो उनकी राय ये थी कि ओलंपिक्स के जो खेल हैं वो देशों की सीमाओं से परे हटकर सभी खिलाड़ियों को आपस में एक करें, कुछ ऐसे खेल होने चाहिए। यानी कि जो खिलाड़ी हैं वो देशों की सीमाओं में ना बटे हों, वो आपस में एक तरीके से आएँ और जो जिसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या एक स्पोर्ट्समैन कल्चर, इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए पियरे डे कुबर्तन जी समझते थे कि ओलंपिक्स को इस तरीके से डेवलप किए जाने की ज़रूरत है। कुछ इसी प्रकार की धारणा आप हमारे उपनिषद का जो ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें भी देखेंगे कि सारी दुनिया या सारा विश्व एक है और एक परिवार के रूप में है। तो पियरे डे कुबर्तन जी ओलंपिक्स को इस तरीके से ढालना चाहते थे। तो आप इस चीज़ का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आप ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि जैसे जिया मार्को तंबेरी और म्यूताज़ बारशिम, ये दो व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्तियों ने हाल ही में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो उसमें हाई जंप होता है एक कंपटीशन, इस कंपटीशन के अंतर्गत दोनों ने ही गोल्ड मेडल को शेयर किया आपस में। तो इन्होंने अपने देशों की जो सीमाएं हैं उससे परे हटकर, उससे आगे बढ़कर आपस में एकता दिखाई और हाई जंप का गोल्ड मेडल या पोडियम शेयर किया। तो आप कुछ इस तरीके के उदाहरण बता सकते हैं कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भी ओलंपिक्स के खेलों के अंतर्गत दिखती है। तो चलिए अगला केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी है आद्रिया जगरंगा की। आद्रिया जगरंगा कौन है? 7 वर्ष का एक बालक था आद्रिया जगरंगा, जो कि रायगढ़ उड़ीसा का निवासी था। और जब लॉकडाउन हुआ तो ऐसे में क्या हुआ, जो स्कूल्स थे क्योंकि वो भी बंद हो गए और सब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया। तो आद्रिया जगरंगा के गांव में इंटरनेट नहीं आता था। तो ऐसे में उसे क्या करना पड़ता था, आद्रिया को क्या करना पड़ता था, यदि उसे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था और स्कूल की जो क्लासेस है उसे एक्सेस करना था तो उसे पास का एक टीला था या पहाड़ी कह लीजिए, उस पर चढ़ना पड़ता था ताकि कनेक्शन पकड़ सके इंटरनेट का। और एक दिन क्या हुआ, जब वो ऐसी ही पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो वो पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो बड़ी मार्मिक घटना है। आप इसमें गवर्नेंस का फेलियर भी दर्शा सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन तो बढ़ावा मिल रहा है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए सरकार के जो कदम है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो आप ऐसे उदाहरण अपने ऐसे में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक काफ़ी मार्मिक घटना है जो दिखाएगी कि आप काफ़ी संवेदनशील हैं इस प्रकार की घटनाओं के प्रति। फिर अगला एक स्टेटमेंट है जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि जो आतंकवाद है वो अपने मंसूबे कभी भी पूरे नहीं कर पाएगा और जो उनका शासन है, जिस आतंकी शासन को वो चलाना चाहते हैं, वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया है सोमनाथ टेम्पल का। लेकिन वो ये जो लाइन जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं, जिस देश के लिए कह रहे हैं, वो वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और आप देख रहे होंगे कि वहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट इसी देश के लिए है। और आप इसे अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, एथिक्स में कोट कर सकते हैं। सोमनाथ टेम्पल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि सोमनाथ टेम्पल
को कई लोगों ने लूटने की कोशिश की, कई आक्रमणों का सोमनाथ टेम्पल ने सामना किया, लेकिन उसके पश्चात भी आज भी सोमनाथ टेम्पल अपने पूरे ग्लोरी में खड़ा है। तो आप ये दर्शा सकते हैं इस तरीके की चीज़ों को। तो चलिए अब GS3 को देखते हैं। देखिए GS3 में काफ़ी सारे डेटाज आए हैं पिछले हफ्ते। तो सबसे पहले जो है ऑपरेशन सद्भावना, ये ऑपरेशन सद्भावना आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ताकि जो वहाँ के युवा हैं उन्हें मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्मी के द्वारा क्या पॉजिटिव कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप इस ऑपरेशन सद्भावना का नाम ले सकते हैं। दूसरा जो डेटा है वो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है मकलाई थेडी मरुथुवम। तो ये जो मकलाई थेडी मरुथुवम स्कीम है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हो रही हैं या जिनका प्रभाव बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, इसके लिए ये स्कीम तमिलनाडु सरकार ने लेकर आई है। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, यानी कि जो समुदाय है वो भागीदारी करेगा इसके रोकथाम के लिए, और ये एक प्रिवेंटिव स्कीम है। प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत स्कीम ली गई है, यानी कि बीमारी आने से पहले ही उसकी रोकथाम की जाए। तो ये हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसका भी ध्येय था, और उसी के अंतर्गत ये मकलाई थेडी मरुथुवम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है। तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इको टूरिज्म के संबंधित। पहला है आइलैंड ओडिसी और दूसरा है हीराकुंड क्रूज। तो आप इनके नाम ले सकते हैं कि अन्य राज्य सरकारों को भी कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव शुरू करने चाहिए उड़ीसा सरकार से प्रेरणा लेकर, कि आइलैंड ओडिसी या हीराकुंड क्रूज इको टूरिज्म से संबंधित कुछ योजनाएं लेकर आई गई है राज्य सरकार के द्वारा। उसी तरीके से जियो टूरिज्म अब एक नया इनिशिएटिव आ रहा है। ये उड़ीसा सरकार ने ला रही है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं उन्हें टूरिज़्म के रूप में डेवलप करना, ये इस पर्टिकुलर टूरिज़्म के अंतर्गत किया जाएगा। तो आप इसे ज्योग्राफी में भी लिख सकते हैं या फिर GS3 के अंतर्गत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत दर्शा सकते हैं कि जियो टूरिज़्म एक बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा। नेक्स्ट जो डेटा है वो AR6 रिपोर्ट का है। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें दिख रही होंगी ठीक से। हाँ, तो देखिए AR6 रिपोर्ट IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा लेकर आई गई है। हाल में जो डेलीगेशन है वो इंडिया आया था, क्योंकि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 एक मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में इसी साल, इसी वर्ष। और AR6 रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जो पेरिस डील थी, यदि आपको पता होगा, पेरिस डील के अंतर्गत ये कहा गया था कि वर्ष 2100 तक जो टेम्परेचर है, धरती का टेम्परेचर है, औसतन तापमान है, उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना है, बढ़ने से रोकना है। यानी कि ये इतने रेंज में ही होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ये रिपोर्ट कह रही है कि 1.06 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ गया है। और यदि इसी तरीके से हम चलते रहे तो 2100 तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक धरती का औसतन तापमान बढ़ जाएगा, या एवरेज टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा। तो इससे काफ़ी सारी डिज़ास्टर्स, काफ़ी सारी आपदाएं आएंगी, आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट डेटा है प्लास्टिक वेस्ट से संबंधित, इंडिया के रिगार्डिंग ये डेटा है। तो देखिए भारत प्रतिवर्ष 34 लाख टन या 34 लाख टन का कचरा उत्पादन, प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन करता है। ये आप डेटा दर्शा सकते हैं। भारत में विश्व के जो टॉप 100 प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स है उसमें से टॉप 6 प्रोड्यूसर्स हमारे कंट्री के अंतर्गत ही हैं, ये आप डेटा दे सकते हैं। और अराउंड 60% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट ये रिसाइकल होता है, यानी 40% रिसाइकल होता ही नहीं है और वो सीधा लैंडफिल्स या जल के अंतर्गत चला जाता है और वहाँ पर प्रदूषण करता है या पोल्यूशन करता है। तो आप ये डेटा दे सकते हैं। नेक्स्ट डेटा है, सरकार ने हाल ही में एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम्स। इसके अंतर्गत सरकार ये चाह रही है कि ऑयल पाम्स की खेती बहुत ज़्यादा हो देश में, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे कम से कम किया जा सके। देखिए भारत में पोटेंशियल जो है, क्योंकि जब ऐसी स्कीम्स लिखने आती है तो हम हकबका जाते हैं कि स्कीम के अंतर्गत लिखें क्या, क्योंकि UPSC मेंस के अंतर्गत कई बार ये चीज़ पूछ लेता है कि स्कीम के बारे में बताइए। तो देखिए इस स्कीम
में ये चीज़ दर्शाई गई कि भारत के अंदर का जो पोटेंशियल है ऑयल पाम्स का वो है अराउंड 28 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है, लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 4 लाख हेक्टेयर्स ही है। तो सरकार का एम है कि बाय 2026 इस 4 लाख हेक्टेयर्स को 6 लाख हेक्टेयर्स तक लेके जाना है, ये एम है इस पॉलिसी का। और प्रोडक्टिविटी जो है 2026 तक 11.2 लाख टन्स करनी है और 2029-30 तक इसे 28 लाख टन्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे डेटास बता सकते हैं इसके अंतर्गत। तो अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं। ये जो डेटास हैं वो अब GS2 से संबंधित हैं। आप GS2 के अंतर्गत जो गवर्नेंस फेलियर है उसमें ये दर्शा सकते हैं कि कोविड के अंतर्गत जो एक्सेस डेथ हुई है अप्रैल 2022 जुलाई 2021 वो अराउंड 3.5 मिलियन टू 3.7 मिलियन के आसपास हुई है इंडिया में ही अकेले। ये आप डेटा दर्शा सकते हैं कि किस तरीके से जब हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिलती है तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है और गवर्नेंस फेलियर ही नज़र आता है। नेक्स्ट डेटा है उत्तम आनंद जी का। उत्तम आनंद जी कौन है? देखिए, जुडिशरी पर काफ़ी हमले हो रहे हैं, जजेस पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उत्तम आनंद जी जज थे झारखंड में और इनकी हत्या कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट CBI से जांच की मांग करवा रही है कि CBI इसकी ठीक ठाक तरीके से जांच करे और जो कल्प्रेट्स हैं उन्हें तेज़ी से उन्हें सज़ा दिलाई जाए। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की मांग है और सर्वोच्च न्यायालय इस पर तेज़ी से कदम भी उठा रहा है। तो आप ये डेटा कोट कर सकते हैं, उत्तम आनंद जी का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं किस तरीके से जजेस पर हमले हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट डेटा अगेन सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में श्री एन वी रमन्ना जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन लॉ मेकिंग, यानी कि जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अब निम्न स्थिति में पहुंच गई है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट के अंतर्गत एक कानून पास हुआ है, ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट बिल। तो ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत क्या चीज़ें हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, सरकार ने ट्रिब्यूनल्स बिल को लेकर आने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये चीज़ दर्शाई थी कि जो प्रोविज़न उनके अंतर्गत टेन्योर और सर्विस में है उसे खारिज किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द भी किया था जो सरकार चाह रही थी, जिस मंशा के साथ सरकार ने पहले ट्रिब्यूनल्स बिल लेकर आया था। सरकार ने अब क्या किया, वापस से ही जब इस बिल को पारित करवाया है पार्लियामेंट में, तो वही टेन्योर और वही सर्विस के कंडीशंस फिर से रख दिए हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी खारिज किया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसी के लिए ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड लॉ मेकिंग की बात कही है। आप इस को कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि देखिए GS2 के अंतर्गत आप जितने ज़्यादा जजमेंट्स लिखेंगे या जजेस के नाम लिखेंगे वो उतना ज़्यादा आपका आंसर इफेक्टिव बनाएगा। तो ये जो नेक्स्ट मैं आपको डेटा बताने जा रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक जजमेंट है। इसी तरीके से स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, ये एक और जजमेंट है। जस्टिस JS वर्मा कमेटी की भी रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन किसके लिए है कि मैराइटल रेप जो होता है उसे अब एक ऑफेंस के रूप में या क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया जाना चाहिए, जो अभी तक देश में हुआ नहीं है। तो यदि क्वेश्चन आता है मैराइटल रेप पर तो आप ये बता सकते हैं कि ये जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, और ये जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी ये चीज़ कही है कि मैराइटल रेप को ज़रूरी है कि क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में रखा जाए। इसी तरीके से आप एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। वेल्स में या इंग्लैंड में मैराइटल रेप ऑलरेडी जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा है वो जुडिशियल वैकेंसीज़ पर है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 10 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में इस समय 25 हाई कोर्ट यदि आप बात करेंगे तो अराउंड 1098 पोस्ट्स हैं हाई कोर्ट्स के अंतर्गत, लेकिन 455 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स में 240 वैकेंसीज़ हैं। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हमारे जुडिशियरी के अंतर्गत हैं, जिसके चलते पेंडिंग जो केसेस पेंडिंग है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप दर्शा सकते हैं डेटा के थ्रू। NHRC, देखिए NHRC का क्वेश्चन कई बार आता है UPSC के मेंस में, तो आप यहाँ पर 2 डेटा कोट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते NHRC काफ़ी फेमस रहा है। पहला है कि NHRC ने हाल ही में जुडिशरी को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्म नहीं हो रहा है, उसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो आप बता सकते हैं कि NHRC कितनी एक्टिव है यहाँ पर
इस तरीके के मामलों को उठाने के लिए। दूसरा है कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत वायलेंस हुए थे, पोस्ट इलेक्शंस वायलेंस, यानी कि चुनाव के पश्चात जो भी हिंसाएं हुई थी, NHRC वर्तमान समय में उनकी जांच कर रहा है। तो आप ये भी दर्शा सकते हैं यहाँ पर, जब NHRC का क्वेश्चन आएगा डेटा कोट करना होगा। तो अब जो आखिरी डेटा है वो है, देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आई है PLD की, यह है पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट, ये एक NGO है दिल्ली में, उनके द्वारा एक हाल में चाइल्ड मैरिजेस प्रोसिक्यूशन इन इंडिया, इस पर एक रिपोर्ट आई है। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, ये रिपोर्ट वर्ष 2007 से 2018 तक उन्होंने डेटाज को लिया है और उसका एनालिसिस किया है। तो उन्होंने इस चीज़ में एक बात दर्शाई है कि जो चाइल्ड मैरिजेस प्रोसिक्यूशन होते हैं उनमें कितने फ्लॉज हैं, यानी उनमें कितनी कमियां हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि कौन कौन से कानून हैं जो चाइल्ड मैरिजेस को रोकते हैं। देखिए सबसे पहला कानून है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। दूसरा है आपका इंडियन पीनल कोड, और तीसरा जो कानून है वो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट या प्रोहिबिशन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस एक्ट। ठीक है, तो ये 3 कानून है, ये 3 कानून चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड मैरिजेस जो ये पर्टिकुलर डेटा है, जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, उसने बताया है कि 3 तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आते हैं। सबसे पहला केस होता है भाग कर शादी करने का, जिसे बोलते हैं इलोपमेंट। दूसरा होता है फोर्स मैरिजेस, यानी कि ज़बरदस्ती विवाह करवा दिया जाना बच्चों का। और तीसरा होता है अरेंज मैरिज। मैंने यहाँ पे क्रम उल्टा लिखा है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैंने क्रम उल्टा लिखा है। अरेंज मैरिज तीसरा होता है जब मतलब माता पिता शादी करवाते हैं बच्चों की बाल विवाह के अंतर्गत। तो जो इलोपमेंट है, प्रोसिक्यूशन, यानी कि जितने मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों के अंतर्गत, 67% मामले इससे रिलेटेड होते हैं, इलोपमेंट से, यानी कि जो भाग कर शादी कर रहे हैं उनसे संबंधित होते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो मैक्सिमम यहाँ से केस आते हैं, 30% के अराउंड केस होते हैं अरेंज मैरिज के। और फोर्स मैरिज जो केसेस होते हैं वो होते हैं अराउंड 5% के। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स मैरिजेस कम हो रही है देश में, अरेंज मैरिजेस कम हो रही हैं, वो ये भी बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन जो केसेस फाइल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इसके लिए हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट हो रहे हैं, इलोपमेंट, ना कि इन दोनों के केसेस के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो पेरेंट्स करवाते हैं। वो पेरेंट्स क्यों करवाते हैं? पेरेंट्स तब करवाते हैं जब यदि लड़का लड़की भाग कर शादी कर रहे होते हैं, और अक्सर उन केसेस में पेरेंट्स रजिस्टर करवाते हैं जब पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो रजिस्टर करवाते हैं, और केस रजिस्टर होता है हमेशा लड़कों के अगेंस्ट यहाँ पर। और अराउंड 67% फिर से यहाँ पर पाया गया कि केसेस जो होते हैं वो पेरेंट्स रजिस्टर करवाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लड़कियाँ खुद आके पेरेंट्स के विरुद्ध केसेस रजिस्टर करवाती है, लेकिन बहुत ही कम है ऐसे केसेस, मात्र 3.4% ही ऐसे केस होते हैं जिसमें लड़कियाँ खुद आती हैं और पेरेंट्स के अगेंस्ट जाती हैं और केसेस रजिस्टर करवाती हैं कि उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उनकी मैरिज करवा दी है, बाल विवाह करवा दिया। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार लड़कियों को या तो पता भी नहीं है कि ऐसे कानून या प्रावधान उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और दूसरा ये भी होता है केस कि वे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना नहीं चाहती हैं और वो रजामंदी दे देती है कि ठीक है अब जब पिताजी और माताजी ने बोल दिया है तो शादी कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार का चीज़ होता है। तीसरा ये भी होता है कि उन्हें भय लगता है कि कहीं परिवार के इज्जत पर कोई आँच ना आ जाए। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिसके चलते लड़कियां ज़्यादा नहीं आती बाहर, लेकिन फिर भी 3.4% केस हो रहे हैं जहाँ पर लड़कियां आ रही हैं और रजिस्टर करवा रही है पेरेंट्स के अगेंस्ट केसेस। तो देखिए जो लॉज हैं, जो ये 3 कानून हैं, वो किस प्रकार से भेदभाव लेकर आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो देखिए जो इलोपमेंट है, यानी कि भागने से संबंधित जब शादी हो रही है, तो ये जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन फॉर द चाइल्ड इन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और जो इंडियन पीनल कोड है, इनके अंतर्गत जो सज़ा का प्रावधान है वो 20 साल का प्रावधान है। तब जब यदि भागकर लड़के ने लड़की को भगा लिया या लड़का लड़की दोनों भाग गए हैं तो उसमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यदि शादी हो गई है, फोर्स मैरिज या अरेंज मैरिज करवा दिया गया है, तो महज ये वाला था प्रोहिबिशन अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस एक्ट, इसमें केवल और केवल 2 साल का सज़ा का प्रावधान है। यानी कि कानून भी कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहे हैं कि अरेंज मैरिज या पेरेंट्स अगर मैरिज करवा रहे हैं चाइल्ड मैरिज तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लड़का लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं तो वो गलत है और उसमें ज़्यादा सज़ा का प्रावधान दिया जाना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि किस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है
वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ फॉर सेटलिंग द फैमिली डिसऑनर, यानी कि यदि भागकर शादी हो रही है तो वो फैमिली डिसऑनर का नाम हो जाता है और उसके लिए लड़की के जो माता पिता हैं वो जाकर सज़ा फाइल करवा देते हैं और उसी में ही प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यदि खुद लड़की के माँ बाप चाह रहे हैं, लड़की के माँ बाप चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, फोर्स मैरिज करवा रहे हैं, अरेंज मैरिज करवा रहे हैं, तो उसमें सज़ा का प्रावधान बेहद कम है। तो ये एक निष्कर्ष इन्होंने निकाला है, चाइल्ड मैरिजेस प्रोसिक्यूशन इन इंडिया। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेटास के अंतर्गत GS2 में या GS1 में ही, सोसाइटी या सोशल जस्टिस के अंतर्गत या ऐसे में लिखने के लिए। तो यही कुछ प्रमुख डेटास थे पिछले हफ्ते के अंतर्गत। मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।